तो 11th क्लास हिंदी में आज जो है रिवीजन में है बेटा। अगला जो पाठ है हमारे पास, अगली जो कविता है, कविता का नाम है साये में धूप। इसके जो लेखक हैं ये हैं दुष्यंत कुमार। इनका जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। ठीक है। और इनका साहित्यिक जीवन भी इलाहाबाद से ही आरंभ हुआ, यानी कि जो भी इलाहाबाद का जो है बेटा हमारे साहित्य में जो है विशेष स्थान है। इलाहाबाद से जो है अनेक कवियों का जो है, जैसे आजकल दिल्ली में राजनेताओं का जमवाड़ा होता है, तो इलाहाबाद से जो है बड़ा कवियों का बड़ा संबंध है। ठीक है बेटा। फिर इन्होंने जो है ये साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। नए पत्ते जैसे पत्र के साथ जुड़े रहे। इस तरह से जो है उन्होंने अपनी आजीविका के लिए उन्होंने जो है दूरदर्शन, आकाशवाणी में भी जो है तथा मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी जो है कार्य किया। 1975 की अल्पायु में जो है उनका देहांत हो गया, यानी कि 1933 से 1975 तक इनका जीवन काल रहा। इनकी रचनाएं हैं बेटा सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक। तो ये जो साए में धूप है, ये उन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जो स्वतंत्र होने से पहले जो भारत के लोगों के साथ जो सपने उनको दिखाए गए थे, वो कहाँ तक पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हो पाए, इस संबंध में जो है कवि ने जो है बताया है। यहाँ तक कि कवि इस माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि ये निश्चित हुआ था कि स्वतंत्र भारत में क्या है, स्वतंत्रता के बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, स्वतंत्रता से पूरे शहर को लाभ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी उम्मीदें लोगों ने की थी कि भाई अब भारत स्वतंत्र होगा, हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो इसलिए जो है समाज क्रांति के लिए विकल्प, कहने का मतलब परिवर्तन चाहते हैं सभी लोग कि भाई हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठे। तो यहाँ पे जो है शोषित प्रत्येक शोषण को चुपचाप यहाँ पे सहन करने की उनको अब आदत सी हो गई है। यहाँ पे कभी कुछ इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि हमारे लोग भी जो हैं बिल्कुल जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिला नहीं, और वो जो है चुपचाप इस चीज को सहन किए जा रहे हैं। मतलब वो इनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं कि भाई क्यों हमारे साथ जो है ऐसा हो रहा है, कि जो हमारे साथ वायदे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो गजल है, ये साये में धूप इनकी रचना है, इनसे है। इसमें बेटा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और कहीं उम्र भर के लिए। देखो, दरख्त बोलते बेटा वृक्षों को, पेड़। ठीक। चिराग बोलते हैं रोशनी, यानी कि जो विकास की लहर, उसको भी कह सकते हैं। चिराग के अंतर्गत जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो भी रोशनी की बात करते हैं चिराग से, यानी बिजली, पानी, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी बात करते हैं हर एक घर के लिए। यानी कि कवि का कहना है कि स्वतंत्रता से पूर्व जब भारत स्वतंत्र नहीं था, भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया जा रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय ये निश्चित किया गया था कि देश में जो है प्रत्येक घर में रोशनी के लिए दिया होगा, यानी प्रत्येक घर जो है देश का रोशन होगा। लेकिन स्वतंत्रता मिल जाने के बाद जो है शहर में भी रोशनी नहीं है। गांव की तो छोड़ो आप, शहर में भी जो है रोशनी नहीं है। मयस्सर, मयस्सर माने है ही नहीं, मयस्सर नहीं है शहर के लिए, उपलब्धि नहीं। ठीक है बेटा। अब बात आती है, कवि का कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो निश्चित किया गया था कि स्वतंत्रता का लाभ जो है प्रत्येक घर को मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो है रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब भी प्रत्येक घर में अंधेरा है। ठीक। फिर कवि कह रहा है यहां तो दरख्तों के साये में भी धूप लगती है। कवि कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति यह है कि वृक्षों की छांव में भी जो है यहाँ पे धूप लगती है। मन करता है कवि चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अब तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो कहा गया था वो पूरा ही नहीं हुआ, किसी की भी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही।
इसलिए कवि कहता है कि यहाँ से जो है अब मेरा यहाँ से जो है उम्र भर के लिए जो है कहीं और दूसरी जगह चले जाने का मन करता है। ठीक, अर्थात जिन संस्थाओं को जो है जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, यानी कि उन जनता को राहत पहुंचानी चाहिए थी। कैसे? जैसे नगर पालिका है, न्यायपालिका है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका ये जिम्मेदारी थी कि भाई आम जनता की समस्याओं को दूर करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को, यानी कि जितनी भी जनता है, उनको जो है एक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कवि चाहता है कि भाई ऐसे माहौल से वो कहीं दूसरी जगह, इस जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाए, उम्र भर के लिए किसी और स्थान पे जाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कवि ने पहले शेर में चिराग तय होने की बात की है। तो किस चिराग की बात हो रही है? चिराग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वतंत्रता पूर्व जो है ये तय किया गया था कि स्वतंत्रता के बाद जो है प्रत्येक घर में रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। यानी कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारे देश में जो है कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके पास घर होगा, सबके पास जो है रोजगार होगा। रोटी, कपड़ा और मकान का मतलब यही तो है कि सरकार थोड़ी बांटेगी, रोजगार देगी, उसी के माध्यम से होगा। लेकिन ये कुछ पूरा नहीं हुआ है। और मतलब कहने का मतलब है कि हर घर की जो है हर आवश्यकता पूरी होगी, मूलभूत आवश्यकताएं जो है हर, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की, और हर घर में जो है खुशी होगी। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है हर घर में जो है खुशी का माहौल होगा, सबके पास जरूरतों की पूरी आवश्यकताओं का जो भी आवश्यकताएं सबकी सब पूरी होगी। ठीक, फिर क्या आजादी के बाद लोगों की आवश्यकताएं पूरी हुई हैं? बिल्कुल नहीं हुई है। घर की अपेक्षा पूरे देश में ही जो है सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से क्या हो गया है? अंधकार फैला हुआ है। यानी कि कोई भी अपने काम को, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, नगर पालिका, न्यायपालिका, कोई भी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है तो इसमें जो है रोशनी की तलाश कैसे की जाए? फिर बात आती है दरख्तों के साये में धूप लगना। यानी कि अब तो पेड़ की छांव में भी धूप लगने का मतलब यह है कि जिसका जो काम है, कभी ये कहना चाहता है कि जिन संस्थाओं को जो है जनता का समाधान करना चाहिए था, लेकिन वही जो है अब अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि पेड़ का छांव न देने, भाई अपने कर्तव्य, पेड़ का काम क्या है? लोगों को छाया देना, शीतलता प्रदान करना। जब पेड़ ही छांव देना छोड़ देंगे, इसका मतलब क्या समझे आप? कि पेड़ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वृक्ष किसको कहा गया है? उन संस्थाओं को कहा गया है, नगर पालिका, न्यायपालिका, उच्च अधिकारी, राजनीतिज्ञ, जो बड़े लोग हैं, उनको यहाँ पे पेड़ के रूप में कवि ने कहा है कि जिनका काम था लोगों की मदद करना। यानी कि पेड़ छाया देता है ना, तो उसी तरह से इनका काम था कि लोगों की मदद करें, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी कि शासन और सरकारी कर्मचारियों ने जो है जनता की सुख शांति के लिए कुछ भी नहीं किया है। ठीक, यहाँ पे जनता को क्या है? कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी इसीलिए दरख्तों की छांव में धूप, यानी कि जहां जिस चीज की जिसका जो काम है वो उसको कर ही नहीं रहा है। यानी पेड़ छाया नहीं देगा तो पेड़ का क्या काम है? क्यों पेड़ लगाते हैं? ताकि लोग जो है गर्मियों में छाया मिले, शुद्ध हवा मिले। तो जब पेड़ वही चीज देना छोड़ देगा तो कहां से? वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो है जो बड़े वृक्ष बताया गया वो राजनीतिज्ञों और जो ये सरकारी कर्मचारी और संस्थाएं जो हैं इनको बताया गया है। तो चलें और कई उम्र भर के लिए इन बातों से क्या पता चलता है? कभी जो है इन बातों से ये पता चलता है कि जन सामान्य की से शहर की पलायन की भावना, यानी कि लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? इस पंक्ति में जन सामान्य की शहर से पलायन की भावना की अपेक्षा निराशा की भावना का पता चलता है। उसकी मोह भंग की स्थिति का वर्णन हुआ है। वह निराशा के कारण कहीं और जाना चाहता है, क्योंकि जब उसको जो है चारों तरफ से जो है व्यक्ति जनमानस क्या हो चुका है? निराश हो चुका है। चारों तरफ से उसको निराशा हाथ लग रही है। इस कारण जो है जनमानस क्या चाहता है? कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहता है। दूसरी पंक्तियां हैं इसमें, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यानी कि कमीज नहीं है तो पांव से जो है पेट ढक लिया अपना। ये नहीं है कि कमीज प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करें, नहीं, असुविधा हो रही है ना, उसी में जो है वो कर देना है। एडजस्ट होने वाली बात है, समायोजन करने वाली बात है कि मतलब इनको जो है अब ये
समस्याएं झेलने की इनकी इतनी आदत हो गई है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास भी नहीं कर रहे। ठीक। और खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के सामने। अब कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास जो है तन ढकने के लिए यदि कमीज नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो वो अपने पैरों को सिकोड़ कर पेट ढकने का प्रयास करता है। हम लोग भी करते हैं, माना हम ठंड लग रही कहीं तो हम क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं, हाथ पैर से यूं ढकने की कोशिश करते हैं अपने हाथ, जो जहाँ जब ठंड लग रही हो। तो वही बात है। तो जीवन का सफर करने के लिए जो है ये अभावग्रस्त लोग, यानी कितने सही है ये, क्या ये जीवन का सफर सही ढंग से कर पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि शोषण के शिकार लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि उनको जो है अपनी परिस्थितियों को सहन करने की जो क्या हो गई है, आदत हो गई है। चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है, कवि का कहने का मतलब है कि ये लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए उचित नहीं है। क्यों? ये लोग जो है अपनी समस्याओं को ही अपने साथ लेके चलो कोई बात नहीं जी, हो रही है तो कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे। तो इन लोगों को क्या हो गया है, बोला कि समस्याओं में जीने की आदत पड़ गई है। समस्याओं को इन्होंने जो अपने सर पे बिठा लिया है, इनका विरोध करने की जो है इनके अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं। तो ये लोग जो है इस समाज के लिए सही नहीं है। परिवर्तन कौन लाता है? जो अन्याय का विरोध करता है। अब लोगों ने क्या कर लिया है, वो चुपचाप जो है, जो हो रहा है वो चुपचाप सहन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, इससे जो है जो शासक वर्ग है उनका काम आसानी से चलता है, क्योंकि जनता तो कोई विरोध करती नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे। तो इसलिए जो है प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में उच्च सपने भी मनुष्य की दृष्टि को संतुष्टि प्रदान करते हैं। आंखों के लिए कोई ना कोई सुंदर दृश्य होना चाहिए, कोई नसीन नजारा तो है नजर के सामने। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोगों की अन्याय अत्याचार सहने की आदत है, उनका विरोध न करने की आदत है, इन्हीं कारण से जो है ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जो शासन में बैठा हुआ भ्रष्टाचार है, इन लोगों का काम जो है आराम से चलता है। ये जैसे मर्जी चल रहे, कोई इनका बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि जनता विरोध ही नहीं कर रही। तो इस प्रकार की जो जनता है, जिनने जो है अवाहों में जीने की आदत डाल ली है, समस्याओं को जो है अपने साथ ही रहने की आदत डाली, उनका विरोध करना छोड़ दिया है, तो ये तो ऐसे लोग तो शासन के लिए चाहते ही हैं वो लोग। ठीक। तो यहाँ पे न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, किन लोगों की ओर इशारा किया गया है? इस उन अभावग्रस्त लोगों की ओर इशारा किया गया है जो शोषण के कारण जो है इतने दीनहीन और दबे कुचले हो चुके हैं कि अभावों को चुपचाप सहन कर लेते हैं, और ऐसे लोग अपने अधिकार पाने के लिए किसी का विरोध नहीं करते। यानी कि ऐसे लोग जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए सही नहीं होते हैं। फिर कवि ने कहा कि यहाँ पे जो है कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कौन से सफर की बात हो रही है यहाँ पे? कवि ने कहा है सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के सफर की बात की है। अन्याय अत्याचार और अभावों के प्रति उदासीन लोगों से परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। यानी कि जो ये हमारा सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, इसमें जो है परिवर्तन का जो सफर है, ये लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर विरोध करने की भावना है ही नहीं। फिर मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, ईश्वर या सपने? तो मनुष्य के लिए ईश्वर से भी अधिक जरूरी उसके सपने हैं। यानी कि ईश्वर तो तब की बात है, पहले उसके सपने हो जाए, क्योंकि ईश्वर को पाना दुष्कर है, ईश्वर का मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ईश्वर की अनुपस्थिति में जो है मनुष्य अपने सपनों के सहारे जी सकता है। माना हमने सपने देखे कि भाई मैं कुछ बड़ा आदमी बनूंगा, अपने जीवन में मुझे कुछ करना है, तो हो सकता है मैं वो सपना मेरा पूरा हो जाए, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे तो भगवान के ही दर्शन करने, कांट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए जो है ईश्वर से ज्यादा सपनों का महत्व कवि ने यहाँ पे बताया है। ईश्वर अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, आस्था के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन सपने जरूरी है व्यक्ति के। ईश्वर को पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, असंभव है, लेकिन सपने पूरे होना एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सपने होने चाहिए। जब व्यक्ति के सपने मर जाते हैं तो समझ जाओ उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। करना वही व्यक्ति करता है जो सपने देखता है कि मैंने बढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, छोड़ो जैसा भी चल रहा है ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जो है समाज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ठीक है बेटा, वे मुतीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतीन मीन्स बिल्कुल उनको आश्वस्त है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघलने का मतलब है कि जो ये शासन का भ्रष्टाचार है, ये जो शासन में बैठे हुए अधिकारी, अब इनको यहाँ पे पत्थर बोला गया है।
मैं बेकरार हूँ आवाज के असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कवि जो है ये कहना चाहता है कि समाज में जितना भी ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिनका शोषण संस्थाओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया गया है, जिनकी जरूरतों को पूरा ही नहीं किया गया है, तो ये जो है इस जो ये दबे कुचले हुए लोग हैं, इनको पूरा विश्वास है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता। उसे पिघलाने के लिए जो है क्या होना चाहिए, शोषित पीड़ित गरीब जनता में जो है उसकी आवाज में प्रभाव आना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस तरह से मान लिया कि ये लोग कभी पिघल ही नहीं सकते, इसलिए जो है उन्होंने इनका विरोध करना ही छोड़ दिया है। ठीक, तो ऐसे कुशासन में क्या है, सुशासन तो है नहीं, कुशासन है, तो ऐसे कुशासन में जो है शायर की आवाज को बंद किया जा सकता है, क्योंकि कवि जो है समाज में जो है एक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है कि भाई क्यों हम लोग जो है शासन की जो ये बेरुखी को सहन कर रहे हैं, क्यों हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है शासन व्यवस्था के विरुद्ध उसकी जो आवाज उठ रही है उसको दबाया जा सकता है। कवि अब उद्देश्य उसका ये है कि शासन को जो है उसका कर्तव्य याद दिलाया जाए, शासन को जो है अब जनता की आवाज बन करके जो है अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, शासन उनकी बातों पे गौर कर सके। ठीक बेटा, तो इस समय जो है समाज के किस वर्ग का क्या दृढ़ विश्वास है, इसमें क्वेश्चन आता है आपका। तो समाज के शोषित वर्ग का यह विश्वास है कि सत्ताधारियों के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हमारी संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इनके दिल जो है पत्थर के समान कठोर होते हैं, यानी कि ये लोग बड़े निर्दयी लोग हैं, इनको जो है पिघलाया नहीं जा सकता है। ठीक है बेटा, उनमें जो है प्रति जो है सहानुभूति की भावना नहीं होती है। इन्होंने ये मान लिया है कि इनके हृदय जो है बहुत कठिन होते हैं और इनको जो है कभी भी पिघलाया नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, फिर कवि किस लिए बेचैन है, यहाँ पे कवि इसलिए बेचैन है कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है यदि जो है ये जो गरीब और शोषित वर्ग है उनकी आवाज में जो है थोड़ा सा ये एक साथ मिल करके जो है इनका विरोध करें, उनके विद्रोह में प्रभाव डालने की क्षमता उत्पन्न की जाए। कभी ये कह रहे कि किस तरह से इन लोगों को भी जगाया जाए, अगर ये एक होंगे तो शासन को जो है अपनी आवाज बुलंदी के साथ पहुंचा सकेंगे। सत्ताधारी विरोध के स्वर अवश्य सुनेंगे, क्योंकि जो लोग अपने हिसाब से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जब जनता उनका विरोध करना शुरू कर देगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कार्यों में परिवर्तन लाएंगे। ठीक है बेटा, फिर सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था कब सही ढंग से चलती है, तो सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था जब तब तक सही ढंग से चलती है जब सभी जनता जो है सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को जो है जनता चुपचाप सहन कर लेती है। सत्ताधारियों की सत्ता आराम से चलती है, क्योंकि इनका किसी से जो है कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई माना मैं भ्रष्ट व्यक्ति हूँ तो मेरा काम आराम से चल रहा है, मैं तो करता रहूंगा भ्रष्टाचार। हाँ, अगर मेरा विरोध होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, मैं डरूंगा, क्योंकि मुझे जवाब भी देना होगा किसी को। इसलिए जो है सत्ताधारियों की सत्ता तभी तक सही ढंग से चलती है कि जब जनता उनके भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार को आराम से चुपचाप बिना किसी विरोध के सहन कर लेती है। ठीक, और कवि ये चाहता है कि जितने भी कवि हैं, शायर हैं, साहित्यकार हैं, उनको जो है इस शासन के विरुद्ध जो है इनकी जो कार्य प्रणाली है इसके विरुद्ध जो है अपनी आवाज उठानी चाहिए और वे जो है उठानी चाहिए, क्योंकि ये कवि साहित्यकारों की जो वाणी होती है, जो इनकी शैली होती है, इसमें जो है बड़ा प्रभाव होता है। कवि ने अपना कर्तव्य क्या बताया यहाँ पे, कवि ने अपना कर्तव्य जो है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो है बदलाव लाने के लिए शासन व्यवस्था के विरोध में जो है स्वर बुलंद करके उसको शासन व्यवस्था को हिलाना अपना कर्तव्य बताया है। कवि के रूप में जो है कवि ये चाहता है कि समाज में जो हमारे प्रशासन की कार्य प्रणाली है उस पर रोक लगे, वो जो है जो भी भ्रष्टाचार है, ये लोग जो अत्याचार हमारे पिछड़ी हुई जनता पे करते हैं, इसका विरोध होना चाहिए। फिर है जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर जो है एक प्रकार के पेड़ का नाम होता है, फूलों के पेड़ है, फूल होता है। ठीक, तो कहने का मतलब गुलमोहर को यहाँ पे जो है स्वाभिमान की बात कर रहे हैं कि अपने बगीचे के गुलमोहर तले, यानी कि हमें अपने मान सम्मान, अपना जो हमारा स्वाभिमान है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक, हमें जो है अपने और घर के
बाहर दोनों जगह, यानी कि घर में भी हमारा स्वाभिमान होना चाहिए, घर से बाहर भी हमारा जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। और अगर हम जो है अन्याय का विरोध नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा और मरते दम तक हमें जो है अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भ्रष्टाचार यानी कि अन्याय के विरुद्ध जो है अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, यानी कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो गुलमोहर वाली बात है। गुलमोहर जो है, कवि का आशय जो है एक फूलदार वृक्ष से नहीं है। गुलमोहर के लिए जो है कवि ने यहाँ पे एक तुलना की है, आत्मसम्मान की बात की गई है। तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए समाज में जीवित रहता है और उन्हीं की पूर्ति में मर जाता है। तो गुलमोहर जो है यहाँ पे स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में जो है कवि ने प्रयोग किया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान के साथ जीना व्यक्ति को सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्वाभिमान तो है ही नहीं, क्योंकि जनता विरोध ही नहीं कर रही है। विरोध कौन करेगा, जिनका स्वाभिमान जाग उठेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है ये आज का चैप्टर आपका हो गया है रिवाइज। आज के लिए इतना ही।